आज हम चालू करने जा रहे हैं इस नई वीडियो में उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में एग्ज़ाम आने वाला है अपर पीसीएस का, एसडीएम डीएसपी आदि की 100 पोस्ट के आसपास, शायद अक्टूबर तक एग्ज़ाम आए। जो लोअर पीसीएस है उसकी भी 100 के आसपास पोस्ट आने वाली हैं और ग्रुप सी के 6000 पद हैं। सरकार शायद अक्टूबर के आसपास इन्हें निकाले, आशा ऐसी है। और उसी के तहत हम चालू करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की ये पहली वीडियो है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी का सुझाव जो भी वीडियो के बारे में हो, अच्छे बुरे कुछ भी, सबका स्वागत है। हम भविष्य में और सुधार का प्रयास करेंगे, इसका मूल्यांकन आप कीजिएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चालू करते हैं उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर। उत्तराखंड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं और इन वीडियो के साथ इनके नोट्स भी आपको ज्ञान आईएएस का जो फेसबुक पेज है, ज्ञान आईएएस रुड़की के नाम से, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ हम इसी में कमेंट में ही वीडियो में नीचे इसके नोट्स भी साथ में अपलोड कर देंगे। इसके साथ ही टेस्ट की किसी को नीड होगी तो नंबर्स हमारे उपलब्ध हैं, इसकी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, जो हमारे लिए सहायता हो सकती है। आपको सुझाव का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का पहला टॉपिक है कि उत्तराखंड आया कहाँ से, इसका भूगर्भीय इतिहास क्या है, अर्थात जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और सेकंड पार्ट क्या है कि ज्योग्राफिकली अर्थात भौगोलिक रूप से ये कितने भागों में बटा हुआ है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का भूगर्भीय इतिहास हिमालय का भूगर्भीय इतिहास है, क्योंकि उत्तराखंड पार्ट ही हिमालय का है। अर्थात आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब ये पृथ्वी अपनी निर्माण प्रक्रिया या महाद्वीपीय विस्थापन के दौर से गुजर रही थी, यानी जो ये 7 कॉन्टिनेंट आज हमें दिखाई देते हैं, ये इस रूप में नहीं थे। यहाँ में संरचनात्मक रूप से बहुत से परिवर्तन हुए हैं। तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पे 4 ही बड़े कल्प हुए हैं, इसमें चौथे कल्प में हम जी रहे हैं और ये तीसरे कल्प की बात है। इसका एक काल था सेनोजोइक युग, जो चला 6.5 करोड़ साल पहले से लेके 20 लाख साल बाद तक। ये युग आया था जब धरती पे डायनासोर और जुरासिक काल का अंत हो चुका था। क्रिटेशियस काल के बाद जुरासिक काल पीक पीरियड था डायनासोर्स आदि का। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन और तेज हुआ और उसी दौर में 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख साल तक जिस उत्तरी भाग में हम खड़े हैं, मध्य प्रदेश से लेके और यूरेशियन प्लेट तक, यहाँ पे 6.5 करोड़ साल पहले एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, जो दुनिया के प्राचीनतम सागरों में से एक था। इससे पहले महासागर था पैंथालासा, जो टूटने के बाद बना था टेथिस सागर। और इसके एक और थी यूरेशियन प्लेट और एक और थी इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट। यहाँ प्लेट से क्या अर्थ है कि जो क्रस्ट के अंदर 2 प्रकार की तली है, एक महासागर की और एक महाद्वीपों की, एक संरचना कठोर। जो महाद्वीपीय प्लेट है ये मजबूत है और बनी हुई है ग्रेनाइट से, और जो महासागरीय प्लेट है ये कुछ कमजोर है इसकी अपेक्षा, बनी हुई है बेसाल्ट से। तो एक इंडियन प्लेट, एक सागर की प्लेट टेथिस सागर और एक यूरेशियन प्लेट। अब लगातार भारत की स्थिति इस प्रकार की थी क्या कि हम कहीं 0 डिग्री से नीचे थे, अलग हुए थे अफ्रीका से, और हम यहाँ थे। और हम कहाँ जा रहे थे? ऊपर की ओर। यहाँ हमसे ही अलग होकर पहुँचा था कौन? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये हिस्सा क्या था? यूरेशिया। ये थी एक्चुअल फिगर आज से 6.5 करोड़ साल पहले। और यहाँ था वो सागर टेथिस सागर, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ये स्ट्रक्चर ही बड़ी करके हमने कहाँ दिखा रखी है? यहाँ, कि भारतीय प्लेट के पिछली ओर, इस ओर लगातार एक फोर्स पड़ रही थी ज्वारीय बल के कारण, ड्यू टू द टाइडल फोर्स।
और हिंद महासागर इस प्लेट को लगातार आगे धकेल रहा था और ये खिसकती जा रही थी, अर्थात इतना हिस्सा लगातार जा रहा था आगे। 6.5 करोड़ साल पहले भारत केवल इतना ही था और यहाँ दक्कन नाम का ज्वालामुखी था जो बहुत पहले फट गया और उसका मैग्मा और लावा यहाँ फैल गया और यहाँ दक्कन का पठार बना जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पठार है। और वो ज्वालामुखी लावा जैसे ही बह के निकला तो जहाँ जहाँ से बह के वो निकला, अगर हम मिट्टी को आग में भून दें तो वो लाल रंग की हो जाती है। इसीलिए जब भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो मिट्टी का रंग कैसा मिलेगा? लाल। उसका कारण ये है कि यहाँ ज्वालामुखी उद्गारों से और उनके बहते हुए लावे से मिट्टी जल गई और बड़ी मात्रा में किस रंग की हो गई? लाल रंग की। जहाँ भयंकर अग्नि हो तो मिट्टी गर्म होकर लाल होने के बाद कैसी हो जाती है? काली। तो महाराष्ट्र गुजरात के भागों में कैसी मिली? काली मिट्टी, जहाँ ज्वालामुखी का बिल्कुल मुक्त था। अर्थात क्या कि जो भारतीय प्लेट है वो यहाँ इस कंडीशन में थी, ठीक 6.5 करोड़ साल पहले। सामने कौन था? टेथिस सागर और इसके सामने यूरेशियन प्लेट। ये खिसक रही थी कहाँ? आगे। अर्थात हम जा रहे थे आगे की ओर। तो ये सागर कहाँ पहुँच गया? यूरेशियन प्लेट के नीचे। और इसके साथ साथ जैसे ये नीचे जा रहा था तो हमारी टक्कर हुई किससे? यूरेशियन प्लेट से। अर्थात यूरेशिया की प्लेट और इंडिया की प्लेट और बीच में टेथिस सागर। ये गई नीचे इसके और टक्कर किसकी हुई? इंडिया की और यूरेशियन प्लेट की। और इसके बाद इन प्लेटों में आपस में फोल्डिंग शुरू हो गई। 2 प्लेट टकराई और फोल्ड होती चली गई। अर्थात इयोसिन और ओलिगोसिन के काल में सबसे पहली प्लेट फोल्ड हुई जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट यहाँ तो निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। ट्रांस का अर्थ है पार। तो हिमालय से पहले बना हुआ है कौन? ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार। उसके बाद एक और सीरीज बनी, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं बन गई जो आज अलग अलग देशों में डिवाइडेड हैं। अर्थात पाकिस्तान से लेकर और म्यांमार तक ये पूरा हिमालयन बेल्ट फैली हुई है। चूँकि उत्तराखंड भी हिमालय का ही एक भाग है, तो जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई है भूगर्भीय रूप से हिमालय की, उसी का भाग है उत्तराखंड। तो जो हिमालय का भूगर्भीय इतिहास है वही उत्तराखंड का भूगर्भीय इतिहास है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और यहाँ पर इयोसिन और ओलिगोसिन में तो बना महान हिमालय, ठीक। मायोसिन काल में बना मध्य हिमालय और प्लायोसिन काल में बना शिवालिक। 4 बड़े काल हुए इस 6 करोड़ 30 लाख साल के अंतर्गत। तो हिमालय बनने की प्रक्रिया 6.5 करोड़ साल पहले स्टार्ट हुई जो आज तक जारी है। अर्थात हिमालय वर्तमान में भी निरंतर गतिमान है। भारत की प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से टेथिस सागर के साथ साथ कहाँ जा रही है? यूरोप के नीचे। अब कहीं पर भी यदि 2 प्लेट ऐसे प्रकार से जाएं कि एक प्लेट के नीचे कौन चली जाए? दूसरी प्लेट। एक प्लेट क्या हो जाए? एक के नीचे। तो ऐसा होने से अगर ये प्लेट जो अंदर जा रही है, इसने अंदर जाने के बाद क्या फाड़ दिया? क्रस्ट को। और क्रस्ट फटने के बाद मेंटल से मैग्मा निकलना शुरू हो गया। तो हिमालय में ऐसी कंडीशन ही हुई कि जैसे ही इंडियन प्लेट टेथिस सागर के साथ साथ यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही थी, तो उस समय ही इन क्षेत्रों से मैग्मा भी निकल रहा था, जिसके प्रमाण आज भी हिमालय में मिलते हैं। अर्थात हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। वलित मतलब इसमें बहुत सारे फोल्ड हैं, इसमें वलन हो रहा है। वलन मतलब फोल्ड। अर्थात अब यहाँ पे जैसे ही 2 प्लेटें आपस में टकराई तो आप हिमालय के अंदर पर्वत देखेंगे 2 ही प्रकार के। पूरे हिमालय में या तो चट्टानें आपस में फंसी पड़ी हैं एक के ऊपर एक और लगातार ऊंची उठी उस दौर में,
अर्थात या तो टक्कर हुई प्लेट्स की और एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ती चली गई और उसी से हिमालय आज एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन मोड़दार पर्वत। और इसी में जैसी प्लेट नीचे गई तो इसने मैग्मा निकालना शुरू कर दिया और ये मैग्मा अर्थात सीमित मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट या उन दरारों के अंतर से जहाँ पे प्लेटें मिल रही थी उनमें दरार या गैप्स थे, जिसमें से आज भी क्या निकल रहा है, आज भी 6 करोड़ साल बाद तक भी अब तक भी यहाँ मैग्मा लगातार ऊपर निकल रहा है। चूँकि धरती में मैग्मा बहुत दबाव के साथ भरा हुआ है, अगर इसे कहीं से भी गैप मिल जाए प्लेटों के बीच से भी तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाए। इसके ऊपर कहीं मिट्टी पड़ी हुई है और वहाँ पर स्टोन डस्ट, पहाड़ों का चूर्ण, और इसके ऊपर पानी आदि है। तो इन झीलों के नीचे क्या आ रही है, एक प्रकार की भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अर्थात ये भूतापीय ऊर्जा इन प्लेटों के बीच में से आराम आराम से निकल रही है और इनके ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर कौन है, मिट्टी कौन है, ये स्टोन डस्ट, पहाड़ों के चूर्ण टुकड़े, और उनके ऊपर पानी है। और ये भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी इन्हें लगातार गर्म कर रही है। जैसी बातें हम कर रहे हैं इस बात का प्रमाण है कि ऐसा हुआ है और वो प्रमाण हिमालय में आज भी मौजूद है। तो हिमालय के अंदर मिलते हैं क्या, इन्हें ज्योग्राफी के लिए कहते हैं गीजर। पूरे विश्व में यदि प्लेटों के बीच में दरारों के माध्यम से भूतापीय ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाए तो संपूर्ण विश्व में इसे कहते हैं गीजर। और ऐसे गीजर पूरे वर्ल्ड में विद्यमान हैं। हम हिमालय में कहते हैं इन्हें क्या, गर्म जल कुंड, गर्म जल कुंड या तप्त कुंड। अर्थात टक्कर हुई इंडियन प्लेट की और यूरेशियन प्लेट की, और जैसे ही टेथिस सागर के साथ साथ यूरोप वाली प्लेट अंदर गई और उसने क्रस्ट को फाड़ दिया और वहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हुआ, तो वो मैग्मा आज भी निकल रहा है, जो जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा दरारों के बीच से निकल रही है। और जहाँ वो जल स्रोतों के नीचे आ रही है वहाँ पैदा कर रही है गीजर, या हमारी लोकल भाषा में तप्त कुंड या गर्म जल कुंड। तो हिमालय ऐसे गीजरों से भरा पड़ा है और बड़ी मात्रा में ऐसे बहुत से गीजर कहाँ, पूरे महान हिमालय में मौजूद हैं। यमुनोत्री धाम में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब के अंदर ऐसे हजारों गीजर मौजूद हैं पूरे महान हिमालय में, जहाँ चारों तरफ तो बर्फ़ पड़ी हुई है, तापमान माइनस में है, लेकिन इसके बावजूद भी निरंतर यहाँ क्या है, कुछ जगह से पानी उबल रहा है। तो ये प्रमाण किसका है कि जब 2 प्लेट नीचे गई, यूरोप वाले नीचे कौन चली गई, इंडियन प्लेट। तो यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट की टक्कर होने के पश्चात जैसे ही मैग्मा बाहर निकला प्लेटों के बीच से तो उसने क्या बनाए, गीजर। और सेकंड कंडीशन क्या थी, कुछ स्थानों पर ऐसा हुआ कि वहाँ मिट्टी परत नहीं मिली और ये भूतापीय ऊर्जा या ये ज्वालामुखी उद्गार सीमित मात्रा में, ज्वालामुखी उद्गारों में सबसे बड़ी मात्रा में होती है सल्फर, और वो सल्फर या गंधक जैसे ही जल स्रोतों से मिलना शुरू हुई तो ठंडक उसमें आनी शुरू हुई, लेकिन इन जल के अंदर क्या आ गए, गंधक के स्रोत। तो आपने नाम सुना होगा सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा देहरादून, वो क्या है, गंधक का जल स्रोत। सल्फर त्वचा और बालों के लिए अच्छी होती है और चर्म रोगों में सहायता करती है, तो उन्हें दूर करने में तो दुनिया भर के लोग कहाँ पहुँचते हैं, सहस्त्रधारा। अर्थात हिमालय का निर्माण शुरू हुआ 6.5 करोड़ साल पहले, जब भारत की प्लेट कहाँ चली गई, टेथिस सागर के साथ साथ यूरोपियन प्लेट के नीचे, और आज तक भी जा रही है। जिसके बाद प्लेटें फोल्ड हुई और क्या, इयोसिन ओलिगोसिन में महान हिमालय, मायोसिन में मध्य और प्लायोसिन में शिवालिक बना। और साथ ही साथ यहाँ ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से क्या बने, या तो बने गीजर। दुनिया का सबसे बड़ा गीजर ओल्ड फेथफुल गीजर येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है। हमारे यहाँ तो केवल पानी उबल रहा है, वहाँ पानी उबल रहा है और बहुत तेज फुहार की तरह निकल रहा है धरती के अंदर से। अर्थात गर्म जल कुंड कहाँ, पूरे हिमालय के अंदर मिलते हैं।
जिन्हें धार्मिक रूप से भी हम जानते हैं और ज्योग्राफिकली भी हम जानते हैं, जो ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है जियोथर्मल एनर्जी का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो महान हिमालय बना। अब इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हिमालय में या तो गंधक के स्रोत मिलते हैं या ये आगे। अब देखते हैं आगे कि हिमालय में मिलते हैं भौगोलिक रूप से या तो गीजर या गंधक के स्रोत। तो पूरे हिमालय में जब आप घूमने जाएं, देखने जाएं, तो आपको पर्वत दो प्रकार के दिखाई देंगे। या तो प्लेटें आपस में फंसी हुई हैं और बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स क्या हैं, आपस में इंटरलॉक, जिनमें हो रहा है क्या, फोल्डिंग, दबाव से एक दूसरे में क्या, थोड़ी बहुत मूवमेंट होने से क्या हो रहा है, क्रैकिंग, चटकन, अर्थात पत्थर चटक रहे हैं, दबाव के अंदर बैंड हो रहे हैं। और गीजर या गर्म जल कुंड वहाँ मिलते हैं। इसके साथ ही हिमालय में या तो ऐसे पर्वत मिले मोड़दार, फोल्डेड, या दूसरे कैसे मिलेंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखीय पर्वत। अर्थात जब आप कभी देहरादून की ओर जाएं, मसूरी की ओर जाएं, तो आपको देखने का मिलेगा कि आसपास कोई पर्वत नहीं है, वो अकेला पर्वत खड़ा है, या है छोटे छोटे पर्वत खड़े हैं, छोटे बड़े अकेले, बस क्या, शंकुनुमा पर्वत, जहाँ पर धरती के अंदर से मैग्मा निकला और धरती के अंदर से निकलते हुए मैग्मा के साथ मिट्टी मिक्स होती चली गई और वो मिट्टी अलग अलग रंग की, लाल, भूरी, पीली, इस प्रकार की मिट्टी बनती चली गई। और चूंकि वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और मिट्टी और मैग्मा मिल गए हैं, मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है, धरती के अंदर गैसें और मोल्टेड रॉक्स, पिघली हुई चट्टानें मौजूद होती हैं, इसे कहते हैं मैग्मा। जैसे ये बाहर निकलता है तो केवल क्या रहती हैं, पिघली हुई चट्टान, और गैसें हो जाती हैं इसमें से आज़ाद, उसे कहते हैं लावा। तो धरती के अंदर से ये निकलता हुआ लावा जैसे आ रहा था तो मिट्टी मिक्स हुई और गोल गोल छोटे पत्थर बनने शुरू हुए। जब आप पहाड़ में जाओगे तो जो ऊपरी हिमालय हैं, ऊपरी हिमालय, वहाँ टकराई हैं प्लेट्स, और ऐसे पर्वत देखने को बहुत कम मिलेंगे। सब पर्वत कहीं ना कहीं आपस में इंटरलॉक होंगे प्लेटों के साथ। और जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ है ज़्यादा आउटर हिमालयाज में और सेंट्रल हिमालयाज में, जो मध्य हिमालय है, निचले वाले भागों में। तो यहाँ पर मिलेंगे आपको क्या, सड़कें बनी हुई हैं और साइड में ये पहाड़ है जिसमें छोटे पत्थर, मोटे पत्थर, इस प्रकार के पत्थर हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। ऐसे गोल पत्थर पहाड़ों को घिसने से नहीं बनते। इसके बनने का कारण क्या है, वोल्केनिक इरप्शन और उसका मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाना। और इसी कारण से जैसी बारिश यहाँ ने हुई, मिट्टी अलग हो गई और ये छोटे बड़े पत्थर अलग हो गए, जो नदियों के साथ पानी में आ गए और कहाँ, इन भाबर क्षेत्रों तक आ जाते हैं, जिनका इस्तेमाल स्टोन क्रशर्स आदि के अंतर्गत, जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बजरी आदि, उसमें होता है। अर्थात या तो ये शंकुनुमा पर्वत बनते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, जिनके अंदर बड़ी मात्रा में मिनरल्स या खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन। जैसे सामान्य पत्थरों को आप घिस लेंगे तो ये डस्ट पार्टिकल्स, बालू के कण, बलवा पत्थर आदि कण मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसी पत्थर की अशुद्धियाँ निकल जाएंगी और तब उसे आप घिसेंगे तो क्या हो जाएगा, संगमरमर, यही चीज़ें। तो आपको मद्रासू, मसूरी के अंदर क्या मिलेगा, बहुत बड़े संगमरमर की बेल्ट। उस रीजन से नीचे आते क्या मिलेगा आपको, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो कल्पना कीजिए, चूना पत्थर अगर हम आज भी घर ला के भिगोते हैं पानी में तो उसकी गैस और गर्मी आज भी निकलती है। और कितनी बारिश हो चुकी है और करोड़ों साल का टाइम हो चुका है, अर्थात क्या, ये प्रमाण आज भी मौजूद है। तो जहाँ पर ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वहाँ पर बड़ी मात्रा में आज खनिज पदार्थ मिलते हैं, जिनमें चूना पत्थर बहुत मुख्य है, जिनमें संगमरमर बड़ा मुख्य है, और वो मसूरी की बेल्ट के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो पूरे हिमालय के अंदर जो हिमालय की विशेषता हैं वो क्या है कि यहाँ गीजर मिलते हैं, गीजर जो आज भी महान हिमालय के अंदर बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, गंधक के जल स्रोत मौजूद हैं, और शंकुनुमा पर्वत हैं जिनमें खनिज संपदा भी पाई जाती है। यहाँ हिमालय जिस तली पे खड़ा हुआ है वहाँ कभी सागर था। तो हिमालय की उत्पत्ति कहाँ हुई है, टेथिस सागर की तली के ऊपर। और ये तली कहाँ चली गई है अब,
यूरेशियन की प्लेट के नीचे, और यहाँ से निकल रहा है बड़ी मात्रा में मैग्मा। अर्थात हिमालय में आज भी इग्निस रॉक्स और आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान पाई जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, प्लेटें अंदर धंसी थी और उनसे फटने के बाद मैग्मा निकला था। कहाँ? मेंटल या कोर थे ऊपरी भागों से। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं इससे आगे, कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हिमालय कुछ विशेषताएं और हैं। क्या विशेषताएं हैं? कि दुनिया की सबसे ऊंची मोड़दार पर्वत श्रृंखला या यंग फोल्डेड माउंटेन सीरीज है हिमालय, और दुनिया की सबसे तीखी या ऊंची पर्वत चोटियाँ भी इसी के अंदर मौजूद है, वो माउंट एवरेस्ट हो या नंदा देवी हो या एटसेट्रा। अर्थात जैसे ही सागर नीचे गया, टकराई भारत की प्लेट, और यहाँ पर अलग अलग पर्वत या पठार बनते चले गए प्लेटूज हिमालय के दक्षिणतम भागों में। कहाँ? जो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार एटसेट्रा, सब परिणाम है इसी टेथी सागर के वलन या निचली ओर धंसने के पश्चात। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हिमालय के अंदर आज से करोड़ों साल पहले जब ये सागर नीचे जा रहा था यूरेशिया प्लेट के निचली ओर, तो इस सागर में जीव रहे होंगे। तो इस सागर के अंदर भी करोड़ों जीव थे। वो जीव भी आहिस्ता आहिस्ता कहाँ दबने लगे? परतों में। अगर ये केवल परतों में दबते तो आज हिमालय बहुत संपन्न होता, जैसे नॉर्वे स्वीडन है जहाँ बड़ी मात्रा में तेल मिलता है। क्यों? ये जीव धरती में नीचे दबते और इनसे प्राप्त होता जीवाश्मिक ईंधन, बायोफोसिल फ्यूल। अर्थात वो सड़ते और गलते और कच्चा काला गाढ़ा तेल क्रूड ऑयल हम निकालते और बेचते। लेकिन दुर्भाग्य से ये प्लेटें इतनी नीचे चली गई कि इन्होंने क्रस्ट को फाड़ दिया और मैग्मा निकलना शुरू हुआ। उस आग ने इस हिमालय के सभी जीवों को भून दिया, सब खत्म कर दिया। इसीलिए हिमालय में आज तक भी अब भी जीवाश्म का अभाव है। जिस भाग में जीवाश्म बचे रह गए और वहाँ वो मैग्मा का इफेक्ट कम पड़ा, वो कौन है? आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, जहाँ भारत में सबसे पहले तेल मिला डिगबोई आसाम के अंतर्गत, और उन क्षेत्रों में तेल के बड़े रिजर्व आज भी मौजूद हैं। लेकिन जो मेन हिमालयाज है, वेस्टर्न हिमालयाज, एक है ईस्टर्न हिमालयाज, जो पश्चिमी हिमालय हैं, इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में यहाँ के जीवाश्म, किसके जीवाश्म? जो इस सागर के अंदर थे, वो कहाँ चले गए? नीचे, और मैग्मा वो सब खत्म कर दिए। तो आज भी अग्नि से बनी हुई चट्टानें हिमालय के अंतर्गत मिलती हैं। सेकेंडली, उसमें जीवाश्म का अभाव है, नो फॉसिल फाउंड इन हिमालयाज, और जहाँ मिलते हैं वो कौन सा है? ईस्टर्न हिमालय रीजन। यहाँ क्या मिलते हैं? गीजर्स। मैं ब्रीफली एक बार यहाँ तक की बातों को बताऊँ, तब बढ़ते हैं आगे। हिमालय की उत्पत्ति शुरू हुई 6.5 करोड़ साल पहले तृतीय कल्प में, टर्शियरी एरा सेनोजोइक युग में, और इयोसिन ओलिगोसिन में महान हिमालय बना, मायोसिन में मध्य, प्लायोसिन में शिवालिक। इसकी विशेषताएं हैं क्या? यहाँ पाए जाते हैं गर्म जलकुंड अर्थात गीजर्स या गंधक के जल स्रोत, जो इस ज्योग्राफिकल घटना के गवाह हैं और आज भी मौजूद हैं। साथ में कौन मिलते हैं? यहाँ पर शंकुनुमा पर्वत अर्थात कोन स्ट्रक्चर टाइप माउंटेन्स, जिनमें पत्थर छोटे या गोल आदि बहुत सारे मौजूद हैं, जो प्रमाण है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है। इसके पश्चात हिमालय आज भी अपने बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और अभी भी भारत की प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से यूरोप के नीचे जा रही है, जिससे जहाँ पर भी 2 प्लेटें इस प्रकार से मिलती हों कि एक के ऊपर एक प्लेट हो, और जहाँ पर ये 2 प्लेटें ऐसे मिल जाएं, उसे कहते हैं भ्रंश रेखा, फॉल्ट लाइन। तो हिमालय में सारी स्ट्रक्चर एक साथ तो नहीं बनी, और ऐसी बहुत सारी प्लेटें हैं जहाँ पर 2 चीज़ें आपस में मिल रही हैं, और ये 2 चीज़ें कौन? अलग अलग प्लेटें एक के ऊपर एक हैं। इन्हें कहते हैं संरक्षित प्लेटें, कंजर्वेटिव प्लेट्स, जहाँ पर बड़ी मात्रा में एनर्जी कंजर्व होती रहती है, जो इनके हिलते ही
कंपन के साथ बाहर निकलती है, विच नोन एज अर्थक्वेक, जिसे भूकंप भी कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि हिमालय अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हिमालय के अंदर भी बड़ी मात्रा में ऐसे जॉइंट मौजूद हैं जहां पर फॉल्ट लाइन है। और जो बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन है वो मेनली 3 हैं। क्या? जहां पर पूरा महान हिमालय, बुग्याल भी महान हिमालय का ही पार्ट है, पूरा महान हिमालय मध्य हिमालय से मिलता है, वहाँ है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, अर्थात मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, जहाँ पर महान हिमालय और मध्य हिमालय आपस में मिलते हैं। इन दोनों का जॉइंट जो ज्योग्राफिकली या भूकंप के दृष्टिकोण से सिस्मोलॉजिकल रूप से सबसे मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन है पूरे इंडिया का। यानी ये जोन 4 और 5 का भाग है, सेंसिटिव और एक्सट्रीम सेंसिटिव, संवेदनशील और अत्यधिक संवेदनशील। जहां भारत में जोन 4 और जोन 5 या 8 या उससे बड़ी तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं, और हर 20 साल में एक बड़े भूकंप की पुनरावृत्ति यहाँ होती है। यानी हर 20 साल में एक बड़ा भूकंप यहाँ आता है। लास्ट वाला 1999 में आया था, और 2019 के बाद अगर IIT रुड़की की माने, जो भारत में अर्थक्वेक पे रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, सेपरेट डिपार्टमेंट है अर्थक्वेक का, तो यहाँ 2019 के बाद कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। और सबसे मेन भूकंप का केंद्र कौन है? चमोली, बागेश्वर इत्यादि क्षेत्र, जहाँ महान हिमालय मध्य हिमालय से मिलता है। तो 3 प्लेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन कहाँ आया था? PCS के अंदर। क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ जा रही है? टिहरी डैम के नीचे से। ठीक। दूसरी मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक जिस पॉइंट पे मिलते हैं, तो वहां पे जो फॉल्ट है, कौन? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और जहां पर मैदानी क्षेत्र की प्लेट शिवालिक से मिलती है, वहां कौन सी रेखा है? भ्रंश रेखा या दरार? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। यानी जो फ्रंटल या बिल्कुल एकदम जहाँ से हिमालय स्टार्ट हो रहा है प्लेन के बाद, जहाँ 2 प्लेट आपस में मिलती हैं, कौन? मैदानी भाग की प्लेट शिवालिक के साथ, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक। उसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट, और फिर मेन सेंट्रल। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक और मैदानी क्षेत्र के बीच, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। अर्थात हिमालय अब भी गतिमान है, जिससे हलचलें हो रही हैं, और यहाँ पर ढेरों प्लेटें हैं। जैसे नेपाल का जब से भूकंप आया, उस फॉल्ट लाइन का नाम था महेंद्र फॉल्ट लाइन, जिसने हमारी प्लेटों के बीच में गैप को और बढ़ा दिया है, जिसमें बड़ी गति होगी, बड़े कंपन आएंगे और बड़ा भूकंप आ सकता है। ठीक है। इसीलिए सिस्मोलॉजिकली या भूकंप के दृष्टिकोण से हिमालय एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो हमने अब तक की बातों में जाना हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किन कालों में हुई, और क्या इसकी विशेषताएं हैं कि यहाँ आग्नेय चट्टान मिलती हैं, इग्निस रॉक्स, इसमें जीवाश्म का अभाव है, यहाँ गीजर और गंधक के स्रोत मिलते हैं, यहाँ शंकुनुमा पर्वत हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं जिसमें चूना पत्थर और संगमरमर बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, और टिहरी आदि कुछ भागों में यूरेनियम भी मिलता है। ठीक। जिसके भंडार हाल ही में पाए गए हैं। अब देखते हैं हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण कि हिमालय के जो अलग अलग भाग हैं, इसमें किस भाग में क्या क्या मिलता है। तो इसके नोट्स तो आपको प्रॉपर्ली आपके YouTube चैनल ज्ञान IAS के चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, और ज्ञान IAS रुड़की का जो फेसबुक पेज है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई डाउट्स होगा तो आप हमारे नंबर पर कभी कॉल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। अब देखते हैं, इतना ऐसा हमने पढ़ दिया कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है हिमालय की, वो किस काल में बना है, और अब इसका पढ़ते हैं विभाजन कैसा कैसा है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। तो उत्तराखंड के दृष्टिकोण से हिमालय इन भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले है महान हिमालय, इसके ऊपर पूरे हिमालय के पार कौन? ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब है पार। इसके महान हिमालय के ही दक्षिणी भाग का नाम है बुग्याल, जो हरे घास के मैदान हैं। फिर मध्य हिमालय, दोन घाटी, शिवालिक और मैदानी क्षेत्र, भाबर, तराई, खादर और बांगर। इनका भौगोलिक क्रम
उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर ये है, या दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर ये है। इस क्रम को आप बिल्कुल चेंज ना करें। अब ट्रांस हिमालय, इन सब के बारे में देखते हैं। जो ट्रांस हिमालय है ये पार्ट है किसका? हिमालय के उस पार अर्थात यूरेशियन प्लेट का, और हिमालय से पहले उत्पत्ति हुई है। और इसी ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम दर्रा मिलता है जो जोड़ता है पाकिस्तान को चीन से, और गुजरता है कहाँ? हमारे पीओके के ऊपर वाले हिस्से, यानी जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर की बेल्ट से, जहाँ एक और पीओके एक और अक्साई चीन, और इस वाले हिस्से में कौन? ये काराकोरम। यहीं पर कौन है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो फिलहाल पाकिस्तान में चली गई है पीओके के अंदर, जो हमारा ही भाग है, ठीक है, जिसे भारत सरकार लेने के लिए प्रयासरत है। अब इसी में काराकोरम, इसी में सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचे पेशी लड़ाई का मैदान, जहां हमारी आर्मी है, और पर डे कितना खर्च कर रही है? 6 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च एक दिन का सियाचिन में आर्मी रोकने का। लेकिन जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से और भू सामरिक दृष्टिकोण से वो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उसे छोड़ते ही लद्दाख आदि के हिस्से को रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय का बड़ा पार्ट लगभग 80% आता है तिब्बत के अंतर्गत। हमारे क्षेत्रों में कहाँ आता है? लद्दाख के एरियाज के अंदर कम मात्रा में। एक बंजर जमीन है और परमाफ्रोस्ट, बड़ी मात्रा में यहाँ पर ग्लेशियर और अन्य चीज़ें मिलती हैं। तापमान अत्यधिक कम है और वनस्पति विहीन क्षेत्र हैं, बहुत कम मात्रा में वनस्पतियाँ मिलती हैं ट्रांस हिमालय के अंदर। ये हिमालय के पार का भाग है। अब आते हैं अपने उत्तराखंड के भाग के ऊपर। जो पहला भाग कौन सा है? महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज, वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, तीनों इसी के नाम है। इसे ही मुख्य हिमालय कहा जाता है। अब ये हिमालय शुरू होता है 3500 मीटर से ऊपर से, और 3500 मीटर पे जहाँ वृक्ष खत्म होते हैं उसे कहते हैं वृक्ष रेखा, ट्री लाइन। वृक्षों की अंतिम लाइन जहाँ उसके बाद वृक्ष नहीं मिलते, बस हरे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं बुग्याल। इसके ऊपर कौन? जहाँ से बर्फ शुरू होती है, हिम रेखा, आइस लाइन या स्नो लाइन, अर्थात हिम रेखा। वृक्ष रेखा जहाँ वृक्ष समाप्त होते हैं कितने मीटर पे है? 3500 मीटर की ऊंचाई पे। और हिम रेखा जहाँ से बर्फ शुरू होती है 4500 मीटर की ऊंचाई है, और यहाँ से हिमालय के भाग, उच्च हिमालय के भाग शुरू होते हैं, जहाँ परमानेंट ग्लेशियर्स हैं। अर्थात 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि महान हिमालय उत्तराखंड के कितने? 6 जिलों में फैला हुआ है। मध्य हिमालय 11 जिलों में, और शिवालिक 7 जिलों में फैला हुआ है। 6, 11 और 7। तो इन्हीं 6 ऊपरी क्षेत्रों में ही ग्लेशियर मिलते हैं, और यहीं से क्या है? यहीं से निकलती हैं सारी नदियाँ। अर्थात नदियों का उद्गम स्रोत भी कहाँ है? महान हिमालय में है। ग्लेशियर तापमान अत्यधिक कम है, तो इस भाग की विशेषता है यहाँ पर वनस्पति विहीनता पाई जाती है। ऊपरी हिमालय का भाग, पर्वत चोटियाँ सब नग्न हैं, और वहाँ पूरे साल बर्फ़ का कवर रहता है, और तापमान माइनस में रहता है। अर्थात जून जुलाई के अंदर भी उन क्षेत्रों के अंदर लगातार बर्फ़ है, और अभी अप्रैल मई के अंदर भी 2020 में अब भी वहाँ बर्फ़ पड़ी, अप्रैल मई में जब बारिश वहाँ पर हुई। अर्थात क्या? महान हिमालय उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है। उत्तरकाशी, उसके पश्चात टिहरी, उसके पश्चात चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, 4 जनपद तो इसके गढ़वाल क्षेत्र के, और पिथौरागढ़ और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन 6 जनपदों में ही ग्लेशियर्स हैं, और इसी में महान हिमालय है। वनस्पति विहीनता बड़ी मात्रा मिलती इन ऊपरी भागों में, ठीक। और इस महान हिमालय के अंदर एक विशेषता ये पाई जाती है कि हमारे उत्तराखंड की ट्राइब्स, जनजाति, कौन सी? महान हिमालय की उत्तराखंड में रहने वाली सबसे मुख्य जनजाति है कौन? भोटिया, जिन्हें भोटांतिक लोग भी कहते हैं। और इनके नाम गढ़वाल में
मारछा, तोलछा और जाड़ हैं, और कुमाऊं में सोका है। जो प्राचीन काल से तिब्बत से सोका हुणिया व्यापार करते थे। हुण कहते हैं तिब्बतीय लोगों को, अर्थात ये लोग करते हैं ऋतु प्रवास, अर्थात मौसम के अनुसार अपने आवास को बदलते हैं ऋतु के अनुसार। कैसे? गर्मियों के अंदर चले गए ऊपरी भागों में और सर्दियों में कहाँ आ गए? निचले भागों में। पढ़ेंगे हम उत्तराखंडी जनजातियाँ, उसमें डीप दिन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जनजाति कौन सी है बड़ी मात्रा में? भोटांतिक लोग। वही भोटांतिक लोग भेड़ पालन में बड़ी मात्रा में संलग्न हैं और ऊनी कपड़ों का कारोबार आदि भी करते हैं। उत्तरकाशी में सेवादिया कारोबार निचले भागों में, और पिथौरागढ़ आदि में, मुनस्यारी आदि में क्या? ऊन कारोबार। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में ये लोग अपने पशुओं का उपयोग करते हैं। कहाँ? इन बुग्यालों को चराने में। तो महान हिमालय वनस्पति विहीन है बड़ी मात्रा में, ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं, 6 जिलों में फैला हुआ है और जोग्राफिकली सेंसिटिव है और पर्यावरण या भारत के जल स्रोत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लेशियर्स और उनके पिघलने की रफ्तार संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक है हिमालयन ग्लेशियर्स की, जो चिंता का विषय है पर्यावरणविदों के लिए और भारत सरकार के लिए। बुग्याल की बात करते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है बुग्याल, जो हरे घास के मैदान कहलाते हैं और हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाले मैदान हैं। अब इन बुग्यालों को कश्मीर में कहते हैं मर्ग, कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं इन्हें थच, कुल्लू मनाली आदि के अंतर्गत, जहाँ पर्यटक खेलते हैं, अन्य गतिविधियाँ करते हैं। और उत्तराखंड में इनका नाम है मेडो, प्यार, अल्पाइन पोस्चर्स और बुग्याल। मेडो, प्यार, अल्पाइन पोस्चर्स और बुग्याल। और इन बुग्यालों के अंदर बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं और साथ ही इनका उपयोग 2 रूप में होता है। ग्रीष्म काल में तो ये पशुओं को चराने में काम आते हैं। इनकी चरणोजम काली मिट्टी या पर्वतीय चारागाही मिट्टी अति उपजाऊ होती है और इनमें बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियाँ और ग्रीष्म काल में पशुओं को चराने के लिए काम आते हैं। साथ ही इन्हीं में फूलों घाटी आदि विहंगम दृश्य अर्थात बहुत सुंदर स्थान भी उपस्थित हैं। वो खुद भी कौन है? एक बुग्याल। इन्हीं बुग्यालों के अंतर्गत शीतकाल में विंटर गेम्स होते हैं, अर्थात शीतकाल में यहाँ खेल होते हैं, जैसे ओले बुग्याल चमोली, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी इत्यादि के अंतर्गत। अर्थात बुग्याल हरे घास के मैदान हैं और अलग अलग उपयोग में काम आते हैं। शीतकाल में खेलने में, ग्रीष्म काल के अंदर किसी चीज़ के अंदर टूरिज्म के अंदर काम आते हैं, जैसे फूलो घाटी, और पशुओं को चराने काम आते हैं। इन बुग्यालों को पशुचरण का स्वर्ग अर्थात हेवन भी कहते हैं, जो पशु चराने के लिए क्या है? सुंदर स्थान। उपयोग करते हैं कौन? भोटिया लोग, भेड़ पालन या इत्यादि के लिए। अब नीचे बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय उत्तराखंड के 11 जिलों में फैला हुआ है। उत्तराखंड में कुल जिले हैं 13, तो कौन 2 जिले बचे? एक बचा हरिद्वार और एक बचा कौन? उधम सिंह नगर। अर्थात मध्य हिमालय बस 2 जिलों में नहीं है, हरिद्वार व उधम सिंह नगर। बाकी सभी 11 जिले किसे लगे हुए हैं? मध्य हिमालय से। तो अब मध्य हिमालय के अंदर कोई विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? रहने के दृष्टिकोण से या लिविंग पर्पज से जो सबसे सर्वोत्तम स्थान है वो कौन है? मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय की चौड़ाई लगभग 70-100 किलोमीटर के बीच है और एवरेज 75 किलोमीटर के बीच। ये चौड़ाई पश्चिम में कुछ ज़्यादा है और पूरब में, पश्चिम में कुछ ज़्यादा और पूरब में कुछ कम है। क्लियर? अब पश्चिम में 70 किलोमीटर तक और पूरब में 100 किलोमीटर के आसपास तक इसकी चौड़ाई उपस्थित है। मध्य हिमालय के अंतर्गत सभी बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं, वो मसूरी हो, वो नैनीताल हो या इत्यादि हो। इसके साथ साथ ही मध्य हिमालय में खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। मध्य हिमालय की मिट्टी 2 प्रकार की है। क्या? निचले भागों में भूरी मिट्टी और ऊपरी भागों में सलेटी मिट्टी। और ये विभाजन कैसे होता है? नदियों के माध्यम से।
कि मध्य हिमालय में मिट्टी का विभाजन कौन करती हैं? नदियाँ। नदियों के नीचे की मिट्टी और ऊपर की मिट्टी, भूरी मिट्टी और स्लेटी मिट्टी। सबसे कम वर्षा होती है कहाँ? महान हिमालय में। सबसे कम वन है महान हिमालय में। उससे अधिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ होती है? मध्य हिमालय में। और जैसे हम निचली ओर से ऊपर जा रहे हैं तो नमी की मात्रा बढ़ती जा रही है, और ये नमी हमें पेड़ पौधों में उनके आकार में साफ दिखाई देती है। तो मध्य हिमालय के अंदर जो हमें वन मिलते हैं वो 2 प्रकार के मिलते हैं। कैसे? निचले भागों में जो वन है वो कोणधारी वन है, और ऊपरी भागों में जो वन है वो कैसे हैं? शंकुधारी वन। इन्हीं शंकुधारी वनों के ऊपर मिलते हैं बिल्कुल जहां अंतिम वृक्ष रेखा है बुग्याल के नीचे का भाग, अल्पाइन वन। अर्थात कोणधारी, शंकुधारी, अल्पाइन मध्य हिमालय में पाए जाने वाले 3 प्रकार के वन हैं, बिल्कुल ऊंचाई के अनुसार। जैसे चीड़ का, देवदार का, शंकुधारी में जैसे फर का, बर्च का, बुरांस का, अल्पाइन बुरांस की अलग अलग किस्में और अन्य चीज़ें। अर्थात यहाँ के जितने भी वृक्ष हैं ये सदा हरे भरे रहते हैं और इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, सदाबहार वन कहलाते हैं। पर्वतीय, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अर्थात माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं 3 रूप में, कोणधारी, शंकुधारी और अल्पाइन वन। अब इन वनों को हम बोरियल वन भी कहते हैं। नाम आ चुका है समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत पेपर में। क्या? बोरियल वन। ऐसे वन जो अपने वन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हों, ऐसे वन जो अपने वन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हों। यहाँ एक विशेषता है वनों के अंतर्गत। क्या विशेषता है? कि यहाँ के वनों से निचले भागों में तो मिलता है वैक्स अर्थात गोंद। जैसे चीड़ से मिलने वाला लीसा, जो चीड़ का गोंद है जिससे बड़ी मात्रा में सरकार को आय होती है, और चीड़ी वो वृक्ष है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है और सर्वाधिक रेवेन्यू या राजस्व सरकार को देता है। ऊपरी भागों में और नमी बढ़ गई तो किस रूप में बदल गया? ऑयल के अंदर। अर्थात जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं नमी की मात्रा बढ़ रही है, वो नमी उन पौधों के अंदर से 2 रूप में बाहर आ रही है, या तो गोंद के रूप में या तेल के रूप में। चीड़ से मिलने वाला लीसा और क्या जो ऊपर के वृक्ष से देवदार से मिलने वाला तेल, जिसका उपयोग पेंट में, वार्निश में, सुगंधित सामानों के अंदर, चर्म रोगों में इत्यादि में होता है। तो मध्य हिमालय के अंदर 3 प्रकार के वन हैं, कोणधारी, शंकुधारी और अल्पाइन। अल्पाइन वनों में स्प्रूस, स्प्रूस सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाला पेड़ है। ये सब बातें मैं अलग से पढ़नी है जब पढ़ेंगे उत्तराखंड के वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड, और इनकी वर्तमान रिपोर्ट जो IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है लेटेस्ट, उन सब के बारे में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ तो हिमालय का क्या भौगोलिक वर्गीकरण है और उसमें क्या मिलता है। हिमालय के जिस भाग में सर्वाधिक लोग रहते हैं वो कौन सा भाग है? मध्य हिमालय। अर्थात यहाँ पर हिमालय की सर्वाधिक पॉपुलेशन रहती है, जिसमें सबसे मुख्य ट्राइब्स कौन सी हैं जो बड़ी मात्रा में रहती हैं? ट्राइब्स में वो जौनसारी है, देहरादून के क्षेत्रों में, लाखा मंडल, त्यूनी, जौनसार क्षेत्र, ठीक, कालसी आदि। तो मध्य हिमालय के अंदर वन मिलते हैं। मध्य हिमालय के अंदर टूरिस्ट प्लेस है, जनसंख्या बड़ी मात्रा में है, खनिज पदार्थ हैं, और इसी भाग में होती है खेती। कौन सी खेती? स्टेप फार्मिंग। अर्थात यहाँ पर सीढ़ीनुमा कृषि होती है। सीढ़ीनुमा कृषि अर्थात यहाँ पर आलू, चावल, गेहूँ 3 मुख्य फसलें हैं, और एक मोटा अनाज मंडवा जिसे कोदा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ की समस्या है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिट्टी का उपजाऊ न होना और इसकी निर्भरता पानी के लिए केवल वर्षा पर होना है, इसलिए यहाँ पर कृषि का विकास कम मात्रा में हुआ है। अगर सरकार सिक्किम की तर्ज पे इसे एक हर्बल स्टेट बनाने की ओर अग्रसर हो तो जड़ी बूटियाँ या अन्य उत्पादों के लिए यहाँ पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। अगर सरकार इस दिशा में कार्य करे तो जैसे सिक्किम ने कर दिया है, किसानों को लाभ होगा, पलायन रुकेगा इत्यादि। क्लियर? तो ये जो पूरी खेती है टिकी हुई किसके ऊपर है? वर्षा के ऊपर, और कहाँ? पर्वत ढालों के ऊपर पाई जाती है। वन, कृषि, जनसंख्या, खनिज पदार्थ, ये सब क्या विशेषताएं हैं हिमालय की।
ज्योग्राफिकल रूप से हिमालय का सबसे अच्छा भाग कौन सा है? मध्य हिमालय। आते हैं नीचे, दून घाटी। दून एक संरचनात्मक घाटी है। दून एक संरचनात्मक घाटी है। इनके छोटे मोटे फैक्ट, इतनी चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वो साइड में तो मैंने लिख दिया है कि शिवालिक ऊंचा है 1200 मीटर से, मध्य हिमालय शुरू होता है 1500 मीटर से, कहाँ तक है? 3500 मीटर से। उसके बाद महान हिमालय है जो 4500 से बर्फ शुरू होती है और कहाँ खत्म होता है? उत्तराखंड के अंतर्गत केवल नंदा देवी पर्वत चोटी तक 7817 मीटर तक। ठीक, बाकी कितनी चौड़ाई है वो सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तो दून एक संरचनात्मक घाटी है जो पश्चिम में संकरी है और पूर्व में चौड़ी है। अर्थात पश्चिम में जैसे आप जाएंगे देहरादून से विकासनगर की ओर तो कैसी होती जाएगी? संकरी, नैरो। तो पश्चिम में इन घाटियों का नाम है दून। पश्चिम में नाम है दून और पूर्व में नाम है द्वार। पूर्व में कैसी होती जा रही है? चौड़ी। जैसे आप देहरादून से आएंगे डोईवाला तो जो घाटियों क्या हो गई है? और चौड़ी। ऋषिकेश में आने के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, बहुत चौड़ी घाटी। तो पूर्व में नाम है द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार, काठगोदाम इत्यादि, और पश्चिम में नाम है दून। उत्तराखंड में बहुत सारे दून हैं, जैसे देहरा, चौखंबा, देहरा, चौखंबा, देहरा, चौखंबा, पाटली, कोटा, नैनीताल, पछवा दून, पूर्वी दून, हर की दून। उत्तराखंड में बहुत से दून हैं। देहरा, चौखंबा, पाटली दून, पछवा दून, पूर्वी दून, चंबा, नैनीताल, कोटा, हर की दून इत्यादि। इन सभी दून में जो सबसे बड़ा दून है वो देहरादून है। सबसे बड़ा दून देहरादून। और दून के अंतर्गत बड़ी मात्रा में चूना पत्थर के भंडार, संगमरमर के भंडार मिलते हैं। अर्थात खनिज संपदा बड़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित है। मिट्टी उपजाऊ है, चूंकि एक और शिवालिक और एक और मध्य हिमालय है और बीच में कौन सी घाटी है? दून। तो यहाँ पानी की उपलब्धता अच्छी है और मिट्टी उपजाऊ है। और यहाँ चावल, बासमती चावल यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है। लीची आदि बहुत से कृषि उत्पाद यहाँ होते हैं। अर्थात उत्तम किस्म कृषि उत्पाद बासमती देहरादून की पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब दून घाटी के अंतर्गत जनसंख्या बड़ी मात्रा में यहाँ विस्तारित है। अर्थात इन पहाड़ी क्षेत्रों के बाद जहाँ अच्छे नगर बस पाए वो दून घाटी के अंदर है। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन में दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ आवागमन में दिक्कतें नहीं हैं। अब इसी दून घाटी के अंतर्गत जो वर्षा की मात्रा है वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है वार्षिक रूप से। अर्थात वर्षा भी अच्छी बड़ी मात्रा में होती है और मैक्सिमम वर्षा होती है, आगे बढ़ते हैं शिवालिक में, 250 सेंटीमीटर से अधिक, जैसे नरेंद्रनगर टिहरी के अंतर्गत। तो पूरे हिमालय की सर्वाधिक वर्षा होती है बाह्य हिमालय अर्थात शिवालिक में। शिवालिक का प्राचीन काल में नाम था मैनाक पर्वत और खांडव वन। महाभारत काल में पांडव इसी भाग में आगे शरण लेते हैं, खांडव वनों में। ठीक, और मैनाक पर्वत इसका उस समय नाम था। बाह्य हिमालय शिवालिक ये भी खनिज संपदा से भरा हुआ है और यहाँ भी लाल भूरी पीली मिट्टी मिलती है। लाल भूरी पीली मिट्टी, यहाँ भूरी मिट्टी। इस दून क्षेत्र का और बाह्य हिमालय का इस मिट्टी मिलने का कारण है यहाँ वोल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी उद्गारों का पाया जाना और उनसे मिट्टी के अंदर लाल भूरा पीलापन का आ जाना। जबकि भीमताल आदि में क्वार्ट्ज और ज्वालामुखी मिट्टी भी मिलती है पूरे उत्तराखंड में, और कोयले और लोहे के भंडार भी उन क्षेत्रों में ही हैं, भीमताल नैनीताल के आसपास। तो बाह्य हिमालय का सबसे बाद में बना हुआ भाग है, इसे हिमालय के पाद या चरण भी कहते हैं। सबसे पहले महान हिमालय बना, फिर मध्य और फिर शिवालिक। अर्थात सबसे नवीनतम और बाद में बना हुआ भाग है शिवालिक या सबसे बाहर का हिमालय या आउटर हिमालय। वर्षा अधिक होती है, कृषि कार्य नाम मात्र के होते हैं। वन कैसे होते हैं? यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अर्थात हल्की गर्मी। और यहाँ पर जो मुख्य वृक्ष हैं वो जामुन का, बेर का
इत्यादि वृक्ष मिलते हैं। साल की लकड़ी मिलती है बड़ी मात्रा में। अर्थात मध्य हिमालय में चूंकि वृक्षों के अंदर तेल की मात्रा अधिक है और गर्मियों के अंदर चीड़ के सूखे पत्ते और इनके अंदर का तेल, जैसे आसमानी बिजली गिरती है तो तुरंत आग पकड़ता है, तो मध्य हिमालय आग से सर्वाधिक प्रभावित होता है। 2016-17 की आग बड़ी भयंकर आग थी। इसी प्रकार से इस भाग में भी उपोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं जो सूखी पत्तियां रखते हैं और पर्णपाती वन हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनके पत्ते बड़ी तेजी से आग पकड़ते हैं। और इस जो बाह्य हिमालय क्षेत्र है इसमें भी वनाग्नि घटनाएं बड़ी मात्रा में होती हैं, फॉरेस्ट फायर। क्लियर। अब आते हैं नीचे। जो मैदानी भाग है वो भौगोलिक रूप से 4 भाग में बटा हुआ है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। जैसे ही हिमालय भाग खत्म होता है तो हिमालय पर ढाल बहुत ज़्यादा है, उस स्लो के कारण से रिवर के अंदर कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता है और वो कंकड़ पत्थर सब सामान कहाँ ले आती है, नीचे। जैसे उसका ड्रेनेज एरिया अपुहा क्षेत्र फैलता है तो जो उसका वॉल्यूम है वो कम होता है और जो वो कंकड़ पत्थर आदि लाती है उसे बड़ी मात्रा में अपने बाह्य हिमालय के लगे हुए भागों में छोड़ देती है। कभी आप हरिद्वार जाएंगे तो नदियों के अंदर पड़े हुए पत्थर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। अब भाबर एक ऐसा क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है और इसका अपवाह क्षेत्र बड़ा है। जैसी नदियाँ इससे होकर बहती हैं, जैसी नदियाँ इससे होकर बहती हैं तो इन कंकड़ पत्थर के निचली ओर से प्रवाहित होती है, इसीलिए नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो जिस मैदानी प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हों उसे भाबर प्रदेश कहते हैं। यहाँ कृषि कार्य के लिए जगह उत्तम नहीं है और यह उत्तराखंड का मुख्य खनन क्षेत्र है। वो गोला नदी हो, गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, इन नदियों के अंदर बड़ी मात्रा में जो बिल्डिंग मटेरियल निकलते हैं उनका उपयोग राज्य खनन गतिविधियों के लिए करता है, उससे आय प्राप्त करता है और हमें मिलते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। तराई। तराई एक अति उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ बलुई दोमट मिट्टी मिलती है जो उपजाऊ है और यहाँ पर वाटर लेवल ज़्यादा है। चूँकि नदियाँ जिस मैदानी प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती हैं इस भाबर के पश्चात वो कौन है, तराई। और तराई भाग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, कहाँ, भाबर के नीचे, जो अति उपजाऊ है और कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम है। उत्तराखंड की सर्वोत्तम कृषि भूमि इसी भाग में पाई जाती है, कहाँ, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के भागों के अंतर्गत, हरिद्वार व उधम सिंह नगर। और इसी में ही नदियों के आसपास वाटर लेवल बहुत ऊंचे हैं क्योंकि यहाँ मोटे रेत के कण मिलते हैं जिनसे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो बहुत फास्ट होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ऊंचाई मिल जाता है, अर्थात 10-20 फीट की गहराई के नीचे ही। और नदियों के आसपास के भागों में ग्राउंड वाटर और ऊपर का पानी दलदली क्षेत्रों में आपस में मिल गया और वहाँ बन गई है क्या, पाताल तोड़ कुएं। अर्थात ऐसे कुएं जिसमें कोई तली नहीं है, तो पाताल तोड़ कुएं जिस मैदानी भाग में मिलते हैं उसका नाम है तराई। अति उपजाऊ क्षेत्र है और नदियों का एक सुंदर जाल यहाँ उपस्थित है, ग्राउंड वाटर भी यहाँ बड़ी मात्रा में उपस्थित है। तो सर्वोत्तम भूमि कहाँ, तराई के अंतर्गत। अब खादर और बांगर। खादर क्या है, जहाँ नदियाँ आ रही हैं और नदियों का ऐसा क्षेत्र जहाँ उनमें हर साल बाढ़ आती है तो इसे नवीन जलोढ़ मैदान यानी न्यू फ्लड प्लेन, नवीन जलोढ़ मैदान, जल के साथ बहकर आई हुई मिट्टी से बना हुआ मैदान, नदियाँ आई और बड़े भाग में फैल गई। ये लक्सर आदि का क्षेत्र क्या है, एक खादर क्षेत्र, जहाँ नदी अपना पानी लेके आ रही, चूना पत्थर है उसमें, लोहा है उसमें, सारे पदार्थ है उसके अंतर्गत, और वो एक बड़े भाग में फैल रहा है। पानी अति उपजाऊ है, ग्राउंड वाटर बहुत ही कम गहराई पे है, तो अति उपजाऊ क्षेत्र है। गन्ना और चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं और यहाँ की सबसे मुख्य समस्या है क्या, प्रतिवर्ष बाढ़ का आना। अब कुछ क्षेत्रों में सालों से ऐसी बाढ़ आती रही है और कुछ टीले बन गए हैं ऊंचे। तो खादर के ऊपर के ऊंचे ऊंचे टीले जो खादर के दक्षिण में मिलते हैं, जहां नदी हर साल बाढ़ नहीं लाती, ये क्या है, नदियों के पुराने जलोढ़ मैदान। खादर तो कौन है, नवीन जलोढ़ मैदान, और बांगर कौन है,
ओल्ड फ्लड प्लेन, पुराने जलोढ़ मैदान, अर्थात जल की मिट्टी के साथ बहकर आए हुए मिट्टी जिससे ये मैदान बने हैं। अब जिसमें हर साल फ्रेश वाटर नहीं आ रहा, वहाँ उपजाऊपन कम है और रेत की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए खादर की अपेक्षा बांगर क्या है, कम उपजाऊ क्षेत्र है। तो खादर नए जलोढ़ मैदान यानी ऐसे बाढ़ के मैदान जो प्रतिवर्ष आई हुई मिट्टी से बनते हैं, और बांगर जो ऐसी मिट्टी के ढेर बन गए हैं दक्षिणी भागों के अंतर्गत जहाँ हर साल पानी नहीं पहुँचता, वो है बांगर क्षेत्र जो कम उपजाऊ है। तो हमने आज के इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ा उत्तराखंड का भूगर्भीय इतिहास और भौगोलिक वर्गीकरण, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अब तक की बातों का सार ये था कि हिमालय बनना शुरू हुआ टर्शियरी एरा, तृतीय कल्प में 6.5 करोड़ साल पहले, और 20 लाख साल तक इस रूप में जिस रूप में आज है, सेनोजोइक युग में। 4 बड़े कालों में ये बना, इयोसिन ओलिगोसिन में महान हिमालय, मायोसिन में मध्य हिमालय, प्लायोसिन में शिवालिक। ठीक, और जहाँ आज हिमालय खड़ा हुआ है वहाँ आज से 6.5 करोड़ साल पहले कौन था, टेथिस सागर, जो चला गया यूरेशियन प्लेट के नीचे और टक्कर हुई भारत की प्लेट की यूरेशियन प्लेट के साथ, जिससे बने महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, और इनके छोटे भाग, ठीक, जिनके बारे में हमने विस्तार से जाना। आने वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं उत्तराखंड के लिए साइंस, वन दरोगा आदि के लिए जो साइंस के लेक्चर्स हैं स्पेशली ही, और उत्तराखंड के जो और हिस्से हैं, यहाँ का नदी तंत्र, यहाँ की वन वनस्पतियाँ, यहाँ की नदियाँ इत्यादि, हर एक के बारे में डिटेल लेक्चर्स। इनमें कुछ आपको सुझाव हो, नोट्स और मैटर की दिक्कत आप ना माने, नंबर्स हमारे उपलब्ध हैं, ग्रुप्स हमारे उपलब्ध हैं, ज्ञान आयस का फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें आप, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई दिक्कत आए तो आपका मोस्ट वेलकम है, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारा बहुत सारा प्यार, आप लगे रहें, हम आपके लगातार साथ हैं। धन्यवाद आपका बहुत।